हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद रवि दुबे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीसेट 2022 में आए हुए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। यानी आप कह सकते हैं कि जो डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेटमेंट वाले, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है और वे बच्चे इन क्वेश्चन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2022 के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है, किस तरीके से आप इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे यह वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनको भी लाभ हो सके। और अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर हम आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 6 व्याख्यान ए बी सी डी ई और एफ जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि के हैं, प्रातः 8 बजे और अपराह्न 2 बजे के बीच निश्चित किए गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 6 लेक्चर्स की बात यहाँ पर हो रही है, ए बी सी डी ई और एफ। और कह रहा है कि इनके बीच की जो टाइमिंग हो क्या है, 8 AM से लेकर 2 PM इनकी टाइमिंग है। यानी एक आप कह सकते हैं स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, वहां पर 6 लेक्चर्स हैं और उनकी टाइमिंग क्या दी गई है, 8 से लेकर 2, सुबह 8 से लेकर यहाँ पे दोपहर 2। और लेक्चर क्या है, ए बी सी डी एंड, यानी टोटल कितने लेक्चर हमारे पास हैं, 6। अब आपको करना क्या है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे और उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें कहेगा क्या पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है, क्या दूसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, क्या दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है या दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। तो जब भी आप डेटा सफिशिएंसी या स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ना है। और जब आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें और इसके बाद आप उस क्वेश्चन से कंपैरिजन करें, और अगर पहला स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं और वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आएंगे और दूसरे वाले से भी अगर आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो आप दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और इसके बाद वहां से आप सॉल्व करेंगे। यानी आपको सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, इसके बाद आपको दूसरा पढ़ना है, इसके बाद वहां दोनों से नहीं जब निकलते तो आप दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 लेक्चर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, और इनके बीच की टाइमिंग दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है, तीसरे व्याख्यान अवधि में कौन सा व्याख्यान है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड लेक्चर पीरियड। यानी कह रहा है कि थर्ड लेक्चर जो पीरियड है वो किस में है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हम एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने क्या है, व्याख्यान एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए और उसके ठीक बाद व्याख्यान सी हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्याख्यान एफ यानी आपका जो लेक्चर है, आपका जो लेक्चर एफ है, उस लेक्चर एफ के ठीक पहले आपका ए है और उसके ठीक बाद आपका क्या है, यहाँ पर सी है। यानी पहले स्टेटमेंट से हमको ये दिया है, पहले स्टेटमेंट दिया है कि आपका एफ के ठीक पहले आपका ए है और एफ के ठीक बाद आपका सी लेक्चर है। एफ के ठीक पहले आपका ए लेक्चर और एफ के ठीक बाद आपका सी लेक्चर है। इतनी ही बात यहाँ पर केवल दी गई है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तीसरे व्याख्यान अवधि में कौन सा लेक्चर है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड लेक्चर पीरियड। तो अब आप बताइए, आपको पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है कि एफ के ठीक पहले ए है और एफ के ठीक बाद आपका सी लेक्चर है। और टोटल आपके पास कितने लेक्चर है, यहाँ पे 6 लेक्चर हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो आप बताइए, क्या आपको जो पहला स्टेटमेंट दिया है, इस पहले स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन दिया है कि एफ के पहले ए है और एफ के बाद सी लेक्चर है और टोटल आपके पास 6 हैं। तो जब आपके पास टोटल 6 लेक्चर हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास टोटल 6 लेक्चर से यहाँ पर हैं,
यहाँ पर हम बात कर लेते टोटल 6 लेक्चर्स की। जैसे हमने कह दिया ए, हमने कह दिया बी, सी, डी, ई और एफ। अब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, जब आपके पास 6 हैं तो हो सकता है कि ऊपर ये तीनों हो सकता है कि नीचे तीनों हो सकता है कि बीच में आपके तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ से आप थर्ड वाले लेक्चर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पहला कंक्लूजन आपको दिया है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी पहले स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे वाले स्टेटमेंट चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान ही नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं। इसका मतलब लेक्चर बी क्या है, सबसे लास्ट में है। और जब लेक्चर बी सबसे लास्ट में है, क्या केवल इतने इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हैं कि थर्ड लेक्चर कौन सा है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अगर आपको केवल इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है कि बी लेक्चर सबसे लास्ट में है और टोटल आपके पास 6 लेक्चर हैं, तो क्या आप थर्ड वाले लेक्चर को डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, उसने कह दिया कि जो आपका बी है, सेकंड वाले में कहा कि बी आपका क्या है, लास्ट में है। तो जब आपका बी लास्ट में है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है कभी भी इसको नहीं बता सकते कि थर्ड लेक्चर कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां से आप पहले वाले से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, आप दूसरे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इसके बाद तो मैंने क्या बताया, पहले आप पहले से देखेंगे, इसके बाद दूसरे से देखेंगे, और दूसरे से भी नहीं निकले तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पर दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आप यहां से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि दोनों को कंबाइन कर लीजिए। और जब आप कंबाइन करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बोला कि जो छठवां है, यानी आपके क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, बी है। तो जब सबसे लास्ट में आपका बी है, इसका मतलब ऊपर 5 हो गया, नीचे 4, इसके बाद 3, 2 और 1। अब यहां पर क्या हो सकता है, तो हमने इसमें आपको केवल कंफर्म क्या किया गया है कि जो आपका बी है वो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में आपका क्या है, बी है। और इसके बाद यहां पर आपका ए तीनों हो सकते हैं कि यहां पर आ जाएं, ध्यान दीजिएगा, ए तीनों हो सकते हैं, अगर आप इसको रखें तो तीसरे नंबर पे यहां पर पहुंच जाए, या फिर हो सकते हैं कि ये तीनों आपके लास्ट में यहां से बन जाए। तो ये बात आप ध्यान दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बी आपका लास्ट में है तो हो सकता है कि ये तीनों आपके क्या हो, इसके ऊपर हो जाए, ये तीनों आपके क्या हो जाए, इसके ऊपर हो जाए। और इसके बाद हो सकता है कि ऊपर से तीनों नंबर पे आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां से भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे तीसरा कौन सा है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व हमको करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहां से भी इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को, यानी दोनों स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद भी आप यहां से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, इसके बाद लास्ट में 6, यहां पर आपको क्या 6 आपका कंफर्म कर दिया गया कि छठवां आपका जो अंतिम लेक्चर है वो आपका क्या है, बी। बी के बाद कोई लेक्चर है नहीं और दोनों को हमको कंबाइन करना है। तो हो सकता है कि आपका जो ए एफ सी है, हो सकता है कि आपका ए एफ सी यहां भी आ सकता है। हो सकता है आप यहां से चालू कर दें ए एफ सी, ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप यहां से चालू कर दें ए एफ सी। तो यहां पर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि थर्ड वाला लेक्चर कौन सा है। तो इसका मतलब आपका ये भी गलत हो गया कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो यहां से भी आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन। यानी कथन फर्स्ट और कथन दो प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ना तो अकेला पहले प्रश्न का उत्तर दे सकता है, ना तो सेकंड स्टेटमेंट जो है उत्तर दे सकता है, और ना ही दोनों को हम कंबाइन करेंगे तब भी यहां से आंसर निकल के सामने नहीं आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से नहीं निकलता तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब जो कंक्लूजन दिया रहेगा। फिर आप स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ेंगे, वहां से देखेंगे, और दोनों अगर नहीं बनते तो आप दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। यही आपको करना है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत आपको है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या जेड एक्स का भाई है। क्वेश्चन में पूछा कि क्या जेड एक्स का भाई है। इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स, ये आपसे पूछा है। ब्रदर ऑफ एक्स, ये आपसे पूछा है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट बोला है कि y का भाई x है, y का भाई x है और z का भाई y है। तो कह रहा है कि y का भाई क्या है? x है, यानी आपका जो x है वो क्या है? भाई है। और ध्यान दीजिएगा, हम मेल के लिए ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फीमेल के लिए सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद कह रहा है किसका भाई है, यानी x भाई है किसका? y का। इसके बाद फिर कह रहा है जड का भाई वाई है, यानी आपका जो वाई है ये किसका भाई है? जड का। इसका मतलब इसको भी आप ट्रायंगल में यहां से आपने बंद कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी जो यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर। देखिए इसमें क्या बोला, जो आपका एक्स है वो भाई है किसका? वाई का। एक्स भाई है किसका? वाई का। फिर कह रहा है जेड का भाई वाई है, यानी आपका जो वाई है ये भी भाई है किसका? जेड का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यही दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, आपको ध्यान देना है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि वाई का भाई एक्स है और जेड का भाई वाई है। तो एक्स भाई है वाई का और वाई भाई है किसका? जेड का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का जेंडर तो क्लियर है, लेकिन जेड का जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब जेड का जेंडर आपका डिफाइन नहीं किया गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि क्या जेड एक्स का भाई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जेड है वो एक्स की बहन भी तो हो सकती है। जो जेड है वो एक्स की बहन भी तो यहाँ पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड का जेंडर क्लियर ही नहीं है। तो जब जेड का जेंडर क्लियर ही नहीं तो बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या है? सफिशियंट नहीं है, यानी पहले वाले स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर जेड का जो जेंडर क्लियर ही नहीं है। इसका मतलब आपका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आप देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दूसरे स्टेट में क्या बोला है? एक्स वाई और जेड सहोदर भाई बहन है, यानी आपके जो एक्स वाई और जेड है ये आपके क्या है? सिबलिंग्स हैं। ये बहन भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं। यानी आपका जो एक्स है, जो आपका वाई है और आपका जो जेड है ये आपस में क्या है? भाई बहन है। तो जब आपस में भाई बहन है तो सेकंड स्टेटमेंट ने ये भी नहीं क्लियर किया कि एक्स वाई और जेड इन तीनों का जेंडर ही इसमें नहीं क्लियर है। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट उसने बोला है कि एक्स वाई और जेड आपस में क्या है? सिबलिंग्स हैं। तो सिबलिंग्स में भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट ना तो एक्स का जेंडर क्लियर है, ना तो वाई का क्लियर और ना ही जेड का क्लियर है। तो तीनों का जेंडर क्लियर ही नहीं है। तो अब बताइए क्या सेकंड स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं कि जेड एक्स का भाई है? बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो जेड है इस जेड का जेंडर क्लियर ही नहीं है। तो जब जेड का जेंडर क्लियर ही नहीं है और यहां पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में एक्स का भी नहीं क्लियर है, तो जाहिर सी बात आप यहां पर बता ही नहीं सकते हैं। हो सकता है एक्स और जेड आपस में बहन भी हो। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसको भी आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया? पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर उससे बात नहीं बने दूसरे पे आइए, दूसरे से बात ना बने फिर दोनों को कंबाइन कीजिए। तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद यहां पर एक्स का तो जेंडर हमको क्लियर है कि एक्स आपका क्या है? लड़का है। लेकिन अभी भी जेड का जेंडर यहां पर क्लियर ही नहीं है। और जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप यहां पर बता ही नहीं सकते हैं कि जेड एक्स का भाई है। क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका जेड का जेंडर अभी भी नहीं क्लियर है। दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद एक्स का जेंडर तो क्लियर है, लेकिन जेड का जेंडर क्लियर नहीं है। और जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप बता ही नहीं सकते कि भाई है या बहन है। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट जो आप कंबाइन करेंगे तब भी आपका आंसर नहीं बनने वाला है। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट
टू आंसर द क्वेश्चन। ना तो अकेले से आप उत्तर फर्स्ट से आंसर दे सकते हैं, ना तो सेकंड से दे सकते हैं, और ना ही दोनों को कंबाइन करके आप आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए स्टेट यानी आपका दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, बाकी इन क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड, या आपका अगर आप थोड़ा और समय लेना चाहें तो 20 सेकंड, ज्यादा आपको समय नहीं लगने वाला अगर आप इन क्वेश्चन को समझ गए तो। ठीक है, बस हम आपको समझाने के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक राज्य के 3 शहरों में पी, क्यू और आर के विषय में नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको एक क्वेश्चन दिया है, और आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, और उनके माध्यम से आपको सॉल्व करना है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 3 सिटीज पी, क्यू एंड आर। यहां पर 3 शहर दिए गए हैं। एक राज्य में 3 शहर पी, क्यू और आर के विषय में आपको जानकारी दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शहर पी शहर क्यू से कितनी दूरी पर है। यानी आपसे पूछा क्या गया है कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए आपको पी और क्यू दोनों के बारे में आपको इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो हमको क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि शहर क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि क्यू और आर इसके बीच की दूरी हमको क्या दिया, 18 किलोमीटर। क्या दिया हमको, 18 किलोमीटर दिया। किसके, क्यू और आर के बीच की हमको डिस्टेंस दिया, वो भी 18 किलोमीटर। तो अब बताइए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, यानी पी क्यू से कितनी दूरी पर है। जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में हमको क्यू और आर के बीच में रिलेशन दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पी और क्यू के बारे में पूछा है। तो जब तक हमको यहाँ पर पी के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक हम आंसर दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू और आर के बीच विषय में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस पूछा गया है, और यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में आपको क्यू और आर के विषय में दिया है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट से आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, यानी अकेला कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर आप सेकंड स्टेटमेंट चले जाइए। शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि पी और आर इसके बीच की दूरी आपको दी अभी कितना, 43 किलोमीटर। यहां पर पी और आर के बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई। तो पी और आर के बीच की डिस्टेंस आपको दी है, आपसे पूछा क्या गया है कि पी और क्यू के बीच की दूरी। तो आपको पी और आर का दिया है, तो आपसे पी और क्यू का पूछा है, क्या ये पॉसिबल है। यहां पर कहीं पर भी क्यू का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो जब यहां पर क्यू का जिक्र ही नहीं किया तो आप इसके बीच की डिस्टेंस पता ही नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। यानी पहले स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं निकला, दूसरे स्टेटमेंट से भी हमारा आंसर नहीं निकला। अब मैंने आपको क्या बताया, दोनों को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए। देखिए जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देखिएगा पी और आर कितने हैं, 43 किलोमीटर। तो हो सकता है कि पी आपका यहां भी आ जाए, भाई पी आपका यहां भी आ सकता है, और यही जो पी है वो आपका ऊपर भी तो हो सकता है, और यही आपका जो पी है अगर ध्यान से देखेंगे तो पी आपका इधर भी जा सकता है, पी आपका यहां भी हो सकता है। तो पी आपका यहां भी हो सकता, पी आपका यहां भी हो सकता, पी आपका यहां भी हो सकता है। इसका मतलब यहां से आपको पूरी तरह से डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर ही नहीं पता है। देखिए सॉरी, यहाँ पर पी आपका इधर बन सकता है ना, पी आपका इधर भी हो सकता है, इस तरह से ना। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। चलिए इसमें देखते हैं यहां से। हम्म यहां पर आपको दिया था, किसका दिया था, पी और आर, हाँ सॉरी, यहां पर क्यू और आर दिया था, क्यू और आर का 18 दिया था। तो यहां पर पी और आर आपका कितना है, 43 है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करना चाहेंगे तो यहां से ऐसा भी हो सकता है कि पी आपका यहां भी बन जाए, और हो सकता है कि पी आपका यहां भी बन जाए, यही तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पी आपका यहां भी आ जाए, पी आपका यहां भी आ जाए। तो पी आपका इधर भी जा सकता है, पी आपका इधर भी हो सकता है, पी आपका इधर भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो आप यहां से निकालना चाहेंगे पी क्यू, या फिर आप यहां से निकालना चाहेंगे, या फिर आप यहां से निकालना चाहेंगे।
तो जाहिर सी बात है दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी आपका आंसर यहाँ से निकलने वाला नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर Q और R आपका 18 दिया था, हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर P और R के बीच की दूरी हमको पता है 43, तो हो सकता है कि P और R के सापेक्ष P यहाँ हो सकता है, R के सापेक्ष P यहाँ भी हो सकता है और P आपका यहाँ भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P और Q के बीच की दूरी यहाँ भी निकल सकती है, P और Q के बीच की दूरी यहाँ भी निकल सकती है, P और Q के बीच की दूरी यहाँ निकल सकती है और तीनों जगह अलग-अलग निकल जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर आंसर इसका दे ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट अगर मिल जाएंगे तब भी हमारा आंसर नहीं निकलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने के बाद भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको मैं बता दूं कि 2022 में जो भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 90% जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन ऐसे आपके होते हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं निकलता। लेकिन आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ये मत कहिएगा सर ने हमको बताया था हम आप ऑप्शन नंबर डी लगा के चले जाएंगे, तो वहां पर गलत भी हो सकता है। लेकिन 90% केसेस में आपका वही होता है। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इस सेशन का लाभ हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन को बस यहीं पे समाप्त करेंगे और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।